हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 9th वाले बच्चों जो भी नवोदय विद्यालय में यानी कि फॉर्म भरे हुए हैं तो उनका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। उनका एग्ज़ाम डेट जो है वो है आपका 11 फरवरी। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए जो आप लोग का है कि अब हम जो भी 2022 यानी कि प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो जो बच्चे यदि नवोदय विद्यालय क्लास 9th का फॉर्म भरे हुए हैं वो इस क्लास को देखेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 9th के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपके जो है इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी से 15 क्वेश्चन आते हैं और 35 क्वेश्चन आपके मैथ से और 35 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से आते हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी के 15 क्वेश्चंस या फिर जितना क्वेश्चन हो सके आज हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले यानी कि दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बातें करेंगे। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी 2022 के आपके सॉल्व पेपर है उसको हम लोग एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उन्हीं सभी के बारे में बारी बारी से देखते हैं। जैसे 2022 का एक पेपर का क्वेश्चन है हिंदी के बारे में। जो भी आपका ये पेपर है वो आपके साइड में दिख रहा होगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए, यानी आपके पास ऑप्शन 4 है। जो कि पहला है आपका लिखा हुआ है इस प्रकार, और ऑप्शन बी है वो लिखा हुआ है और ऑप्शन सी है इस प्रकार। और लास्ट आपका ऑप्शन है कि ये। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन में देख के आपको ये बताना है कि इन चारों में कौन सा जो है वर्ड करेक्ट है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन ए है वो अधिनियम इस प्रकार लिखाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है लिखा गया है कि जब अपराधी किसी गलत काम के लिए अपना दोष न मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताता है तो आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी है जो कोई भी गलत काम करे और खुद आप बोले उसको तो आपको ही वो दोषी ठहराए, तो कौन सा आपका जो लोकोक्ति है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए है आपका कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान। और ऑप्शन बी जो है वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका। और तीसरा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऑप्शन सी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ऑप्शन जो 4 है वो है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। ऑप्शन डी बद अच्छा बदनाम बुरा। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो ये हम बोल दे रहे हैं कि ऑप्शन 4 है बद अच्छा
बदनाम बुरा। यानी इन चारों की हम बात करें ऑप्शन, तो यदि आप क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जो अपराधी है वो, जो आदमी अगर उससे पूछता है तो वो उसी को दोषी ठहराता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके जो चार ऑप्शन हैं, पहला है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो यदि हम इस पहले ऑप्शन की बात करें तो मान न मान मैं तेरा मेहमान का मतलब ये होता है कि कोई भी, यानी कि अनजान आदमी आपसे अगर आगे कोई बात कहने लगे कि भाई मैं आपसे परिचित हूँ, मैं आपको जानता हूँ, चाहे मतलब रिलेशन लगे बताने, तो वहाँ पे क्या होगा, वो होगा आपका कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। मतलब ना कोई जान है ना पहचान है, फिर भी आपके आके हमसे बातें कर रहे हैं। और जो ऑप्शन सेकेंड है यानी कि बी है, वो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी आदमी अगर चोरी किया रहेगा तो वो खुद लगेगा डरने, मतलब ऐसा वो बिहेव करेगा कि मालूम पड़ जाएगा कि क्या है, वही चोर है। और जो ऑप्शन 3 है यानी सी है, वो है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आदमी खुद गलत किया है और दूसरे को ही क्या कर रहा है, वो दोषी ठहरा रहा है कि मतलब आप ही ने ऐसा काम किया है, तो उसी कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो है क्वेश्चन वो है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में बैठें तो कोई भी दिक्कत ना आए। हो सकता है कि जितना क्वेश्चन कराएंगे उसी में से आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर नहीं भी आएगा तो उसके जो और कोई ऑप्शन है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी बताए ना कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हो सकता है कि वैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ट्रिक कर सकते हैं। इसलिए सभी ऑप्शन को समझते चलें और पूरे क्वेश्चन के बेसिक को समझते चलें। तीसरा ऑप्शन है आपका कि जो ग है वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी कि जो ग है वो किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। ग वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है आपका तालव्य, यानी कि ऑप्शन ए है तालव्य, और ऑप्शन बी है कंठस्थ, कंठ्य, और ऑप्शन सी है दंत्य, और ऑप्शन डी होगा मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका ग है, अगर आप उस ग का अगर उच्चारण करें तो कैसे यानी कि बोलेंगे। तो जब आप ग को बोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप ग बोलेंगे तो जैसे लगेगा कि आपके गले से यानी कि एकदम कंठ से निकल के आ रहा है आपका वो स्वर ग। और अगर तालव्य होगा तो आपके यानी तलवे से, यानी कि आवाज जीभ का जो होता है उससे वर्ड निकलता है। और अगर दंत से होगा तो द, यानी कि जो बोलेंगे कोई भी चीज़ तो अगर दांत आपका आपस में टच करेगा तो उसे हम कहते हैं दंत्य। तो अगर हम ग वर्ड बोलेंगे तो ग यानी कि वो आप बोलेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि नहीं गले से हम बोल रहे हैं, अर्थात आपका वो किससे होगा, ऑप्शन कंठस्थ, कंठ हो जाएगा। यानी कि हम किससे बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं, ग, ऐसे आप बोल के देख सकते हैं। यानी कि जो आपका ये वर्ड है ग वो कंठ से बोलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब उसके आगे हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है कि वह वाक्य पहचानिए जिसमें चिड़िया का शुद्ध बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। यानी आपके पास ऑप्शन 4 दिया गया है चौथे क्वेश्चन में, और कह रहा है कि चिड़िया का जो बहुवचन है उन चारों ऑप्शन में कौन सा सही यानी कि सटीक होगा। तो पहला है कि चिड़िया गाना गा रही हैं, चिड़िया
गाना गा रही हैं। और जो बी ऑप्शन है वो है कि चिड़ियाएं डाल पर बैठी हैं। चिड़ियाएं डाल पर बैठी हैं। और सी ऑप्शन है कि सब चिड़िया उड़ गई हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो है कि सब चिड़िया उड़ गई हैं। और ऑप्शन डी है कि सारी चिड़ियाँ कहाँ गईं। सारी चिड़ियाँ कहाँ गईं। कहाँ गईं। सारी चिड़ियाँ कहाँ गईं, यानी इन चारों में हम यदि बात करें तो ये आपसे ये कह रहा है कि अगर चिड़िया के अगर 4 सेंटेंस दिए गए तो इसमें कौन सा बहुवचन जो है आपका वो सही है। तो अगर हम पहला पढ़ेंगे चिड़िया गाना गा रही है, ये तो ऐसे भी मालूम पड़ रहा है कि ये सिंगल एक वचन है, यानी कि एक चिड़िया है जो गाना गा रही है। और सेकंड बात करें तो चिड़ियाएं डाल पर बैठी हैं, तो जो चिड़िया होता है वो चिड़ियाएं नहीं होता है, कभी ध्यान दीजिएगा। बहुवचन में चिड़ियाएं नहीं हो सकता है। अब क्या होता है, देखिए तीसरा ऑप्शन, सब चिड़िया उड़ गई हैं, यानी कि अगर सब लग गया इसका मतलब चिड़िया एक थी, अब सब यानी कि ज़्यादा चिड़िया हैं, बहुवचन की बात कर रहा है। तो सब चिड़िया क्या की, उड़ गई, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा, यानी कि सब चिड़िया क्या कर गई, उड़ गई। और ऑप्शन 4 के बारे में बात करेंगे तो सारी चिड़ियाँ कहाँ गई, तो चिड़िया होता है चिड़िया नहीं, अगर सारी होता तो सारी चिड़िया कहना चाहिए, लेकिन सारी चिड़ियाँ कह रहा है, इसलिए ये भी क्या है, ऑप्शन डी गलत है। तो पहला आपका ऑप्शन जो है वो एक वचन है, सेकंड है तो चिड़ियाएं नहीं हो सकता है, चिड़िया होता है, और जो थर्ड है वो सब चिड़िया उड़ गई, ये सही है। लेकिन चौथा भी कब सही होता, जब सारी चिड़िया कहाँ गई होता, कहाँ गई तब जाके आपका सही होता। लेकिन ऑप्शन डी में सारी चिड़ियाँ बोल दिया, इसलिए भी क्या है, गलत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ऑप्शन सी सही होगा। अब हम लोग देखते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में। तो अब 5वां जो क्वेश्चन है वो है कि रूप, रंग या आकार बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं। यदि हम 5वें क्वेश्चन के बारे में देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई भी वस्तु या किसी आदमी के यदि रूप के बारे में बात करें, उसके आकार और उसके रंग के बारे में बात करें तो वो कौन सा विशेषण होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम सिर्फ ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला आपका ऑप्शन है 5वें का, ऑप्शन नंबर ए कि संख्यावाचक, संख्यावाचक। और जो ऑप्शन बी है वो है आपका परिणामवाचक, परिणामवाचक। और ऑप्शन जो सी है वो है गुणवाचक। और ऑप्शन डी सार्वनामिक। यानी इन चारों आपको ऑप्शन देखकर बताने हैं कि कोई भी रूप, रंग या आकार बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका पहला ऑप्शन दिया है कि संख्यावाचक। संख्यावाचक तब होगा जब किसी भी वस्तु की अगर संख्या काउंट यानी करते हैं, गिनते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। और यदि दूसरा बात करें परिणामवाचक, तो किसी भी
यानी कि वस्तु को यानी कि काउंट करने के बाद जो परिणाम आता है उसे हम क्या कहते हैं, परिणामवाचक। और तीसरा जो हमारा गुणवाचक है, गुणवाचक का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसके गुण की विशेषता बताई जाए, यानी कि वो आदमी काला है, गोरा है, उसका आकार क्या है, छोटा है, बड़ा है, जो भी उसके बताते हैं वो क्या होता है, हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पांचवा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी सही होगा, अर्थात गुणवाचक सही हो जाएगा। अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप पांचों क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसके आगे फिर हम बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे। अब बात करते हैं हम छठवें क्वेश्चन के बारे में। तो जिन बच्चों को अगर ये चीज़ समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप 9th और 6th यानी जो भी बच्चे भरे हुए हैं फॉर्म, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए, जो भी आपको न्यू अपडेट आए, जो भी तैयारी कराई जा रही है उसके बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करें। अब देखते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन के बारे में। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे, किस प्रकार का वाक्य है। यानी कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो कह रहा है कि मैं उसी मकान में रहता हूं जिसमें क्या करते थे, कभी आचार्य जी रहा करते थे, यानी कि पहले की बात कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका किस प्रकार का ये वाक्य है। तो इसमें भी आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन ए है सरल वाक्य, तथा ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य। और ऑप्शन डी है आपके सामने कि लघु वाक्य, लघु वाक्य। अगर इन हम चारों अगर ऑप्शन में बात करें तो होता क्या है कि सबसे पहली बात, अगर कोई एक ही वर्ड है यानी कि सिंपल वाक्य, तो उसे कहते हैं सरल वाक्य। यानी कि अगर कोई एक ही लाइन में अगर कहता है कि मैं इस घर मकान में रहता हूं, तो वहां तक तो हमारा क्या होता, सरल वाक्य हो जाता। किंतु अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि मैं उस मकान में रहता हूं जहां पहले कभी क्या करते थे, आचार्य जी रहा करते थे। तो यदि संयुक्त वाक्य आपका तब होता जब उन्हीं के साथ साथ यानी कि बच्चे के साथ साथ आपका आचार्य जी भी रहते, तो क्या होता, शायद संयुक्त वाक्य हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन को मिक्स किया गया, यानी कि पहले कह रहा है कि हम उसी मकान में रहते हैं जहां पहले वो क्या करते थे, उनके आचार्य जी रहा करते थे। अर्थात अगर उस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर समझ गए हैं कि मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि जो क्या है दोनों सेंटेंस को मिला के बना हुआ है, जिसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब 7वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य को 4 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से किसी एक में अशुद्धि है, उसे पहचान के क्या करिए। चौथे प्रश्न में मैंने ठीक से नहीं करा, आपका ऑप्शन 4 है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कह रहा है कि एक तो सेंटेंस दिया गया, यानी कि वाक्य बनाया गया है, उसमें क्या करना है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वो कौन सा एरर है आपको बताने हैं। जैसे क्वेश्चन है कि चौथा प्रश्न मैंने ठीक से नहीं करा। क्वेश्चन है कि चौथा प्रश्न को एक साथ किया है, यानी कि ऑप्शन ए है मैंने एक साथ ठीक से एक साथ, और ठीक में बड़ी मात्रा है, ठीक से नहीं करा, ऑप्शन ये है।
यानी कि एक ठो सेंटेंस दिया है कि चौथा प्रश्न मैंने ठीक से नहीं करा। इन चारों में आपको देख के ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है सेंटेंस यानी कि वाक्य गलत है, चौथा प्रश्न या फिर मैंने या फिर ठीक से या फिर नहीं करा। तो आपके पास ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा है 2, तीसरा 3 और चौथा 4, यानी इन चारों में से कौन सा एरर है, कौन सा गलत है। तो यदि हम इनमें देखें तो आपके पास ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन में इसी तरह दिया है, यानी ऑप्शन ए का पहला, ऑप्शन बी में दूसरा, कि ऑप्शन सी का तीसरा, कि ऑप्शन डी का चौथा। यानी कि क्वेश्चन जो है उनको 4 भाग में बांट दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 भाग में कर दिया है और आपके पास ऑप्शन भी उसी तरीके का दिया है। यानी इन चारों में कौन गलत है, तो बारी बारी से हम सब पे डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि चौथा प्रश्न, शायद पहला तो आपका सही लग रहा है कि चौथा प्रश्न मैंने, ये भी सही है। ठीक से, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक से नहीं करा, ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। मिस्टेक लग क्या रहा है, ये मिस्टेक है। देखिए जरा सोचिए कि इस सेंटेंस को अगर हम सही से बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। बोलते हैं कि चौथा प्रश्न मैंने ठीक से नहीं किया, और यहाँ पे क्या है कि चौथा प्रश्न मैंने ठीक से नहीं करा, जो कि यहाँ पे क्या है, करा की जगह पे किया होना चाहिए, वही आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें से देखा जाए तो जो चौथा है वो गलत है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, गलत है। और ये ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। चौथा प्रश्न मैंने ठीक से, यहाँ तक तो सही था। अब नहीं किया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं करा, इसलिए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। सबसे पहले यदि आप, यानी कि क्वेश्चन पर्यायवाची से भी पूछे जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प में दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं, यानी कि वायु के पर्यायवाची पूछ रहा है, वायु का पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए में है पवन अनिल, ऑप्शन जो ए है वो है पवन कामा अनिल, और ऑप्शन बी है अनल पवन, अनल और पवन। ऑप्शन जो सी है वो है अनिल पावन, अनिल पावन, और ऑप्शन डी है अनल समीर। अगर अब हम बात करें ऑप्शन, चारों ऑप्शन के बारे में, तो क्वेश्चन में दिया है कि वायु के, यानी कि 2 पर्यायवाची बताइए। तो अगर ऑप्शन ए में हम देखें तो जो पवन है ये भी क्या होता है, वायु का ही पर्यायवाची होता है, और जो अनिल होता है ये भी आपका क्या है, वायु का पर्यायवाची है। यानी इसमें आपके 2 तो मिल गए, वायु का पर्यायवाची। और बी में देखें तो जो पवन है ये आपका वायु का पर्यायवाची है, लेकिन अनल जो है वो क्या है, वायु का पर्यायवाची नहीं है। और ऑप्शन सी में देखें तो इसमें भी क्या है, आपका अनिल जो है ये आपका वायु का पर्यायवाची है, लेकिन पावन नहीं है। और ऑप्शन 4 में देखें तो समीर भी क्या होता है, आपका वायु का ही पर्यायवाची होता है, किंतु अनल नहीं है। यानी कि हम देखें इस ऑप्शन में तो ऑप्शन ए में आपके दोनों जो हैं वो वायु के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन बी में सिर्फ एक है, सी में भी एक है, और डी में भी एक ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 8वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 9 और 10। फिर उसके आगे जो क्वेश्चन है थोड़े अलग टाइप के हैं। तो पहले हम 9 और 10 क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन यानी कि 10 के बाद 11 से लेकर 15 तक एक पैसेज है। पैसेज का मतलब जो सारांश होता है उसको पढ़ के
हमें उन 11 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन का क्या करना होगा, आंसर देना होगा। तो हम उनके बारे में भी देखेंगे, पहले इन्हें देख लेते हैं 9-10 को फिलहाल। तो जो आपका जो क्वेश्चन 9 है वो है कि उपयुक्त लोकोक्ति से वाक्य पूरा कीजिए। यानी कि एक सेंटेंस बनाया गया है जिसमें आपको बीच में फिल इन किया है, यानी कि खाली जगह दिया हुआ है, उसे आपको भरना है। क्वेश्चन है कि इतने ऊंचे पद पर पहुंचना, इतने ऊंचे पद पर पहुंचना डैश नहीं है। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे नहीं है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इतने ऊंचे पद पर पहुंचना खाली स्थान नहीं है। आपके पास ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन ए है कि ईद का चांद, ईद का चांद। और ऑप्शन जो बी है वो है कि बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। और ऑप्शन सी है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ये छोटा अंक मंत्रा होगी, मुंह में जीरा। और ऑप्शन 4 है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर। यानी कि इन चारों ऑप्शन को हम देखें तो इसमें कौन सा है जो इस सेंटेंस को पूरा करेगा और सही रहेगा। तो हम इसको पहले पढ़ते हैं कि इतने ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब भी अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं तो सबसे पहली बात ये कि आपने क्या किया, बहुत ही मेहनत किया, काफ़ी कठिन परिश्रम किया। तो उसी चीज़ को कह रहा है कि यदि आप इतने ऊंचे पद पर पहुंच गए, वो क्या है, इतना, दो बात कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इतना हल्का नहीं है, या फिर अब इस ऑप्शन को देखते हैं। पहला है कि ईद का चांद। ईद का चांद होने का मतलब ये होता है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे मान लीजिए आप बहुत दिनों बाद किसी दोस्त को देखें तो कह सकते हैं कि अरे भाई आप तो ईद के चांद हो चुके हो। और जो ऑप्शन बी है वो है बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल का मतलब ये होता है कि बहुत ही आसान काम नहीं है, बहुत ही क्या है, कठिन काम है, इतना आसान भी नहीं है। और तीसरा है कि ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी आदमी अगर ज़्यादा खाना खाता हो, उसको बहुत ही थोड़ी मात्रा में अगर भोजन दें तो वो क्या कहलाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा। अब घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी भी चीज़ को अगर पा गए फ्री का तो बहुत सारा क्या किए, ख़त्म कर गए, सब खा गए। जैसे मान लो आप लड्डू पाए, इतना फ्री का मिला, बस सब खा गए। यानी कि वही क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी क्या है, उसका कोई कीमत ही नहीं है। अगर फ्री का मिला तो सब कुछ क्या है, कई बार ख़त्म कर दो। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन में इतने ऊंचे पद पर पहुंचना क्या है, जो कि आसान काम नहीं है। यानी कह सकते हैं कि वो बाएं हाथ का खेल क्या है, नहीं है। अगर यही होता कि नहीं भाई इतना ऊंचा पहुंचना यहाँ पे नहीं होता तो शायद ये गलती हो जाता, लेकिन क्या करा, बाएं हाथ का खेल नहीं है, यानी कि इतना आसान काम क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 9 का देखें तो ये क्या है, ऑप्शन सी आपका, सॉरी बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि नस्वर का विलोमार्थी शब्द है। देखिए नस्वर का मतलब होता क्या है, पहले ये देखेंगे। नस्वर का मतलब ये होता है कि नाश करने वाला। नाश करने वाला अर्थात ये कह सकते हैं कि राक्षस या फिर दानव, या फिर तो उस तरीके से देखा जाए तो नस्वर का विलोमार्थी शब्द क्या है, तो उसकी बात करें तो ऑप्शन दिया है, पहला ईश्वर, दूसरा अनस्वर।
पहला आपका ऑप्शन है ईश्वर, और दूसरा है अनश्वर, और ऑप्शन सी है कृत्रिम। और ऑप्शन डी है आपका लौकिक। इन चार में हम बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि नश्वर का मतलब होता है नाश करने वाला अर्थात राक्षस। तो इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो यानी कि कौन सा ऑप्शन विलोम है, तो राक्षस का उल्टा क्या होता है ईश्वर यानी कि भगवान, जो कि क्या है हमारे लिए ये क्या है ये विनाशी है, तो ये क्या है हमारे मतलब सहयोगी कह सकते हैं, यानी कि क्या होगा ईश्वर। नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा ईश्वर। तो इस तरीके से हम आज के महत्वपूर्ण 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देखें। ये 9वां नहीं है 10वां क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन को देखें और उम्मीद है कि आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप अपने से भी कोशिश किए होंगे तो शायद 8 से 10 क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन आपने सही किया है उनका आप आंसर में कमेंट करें कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए और आप कितने क्वेश्चन के बारे में जानते थे। हमें भी बेहद खुशी होगी कि आपने इस क्वेश्चन मतलब क्लास को अच्छे से देखा और समझा। फिर जो भी आपके क्वेश्चन बचे हैं जैसे 11 से लेकर 15 तक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। जो सारांश वाला क्वेश्चन आपको बता रहे थे, यानी कि जो भी रहेगा उस पर अनुच्छेद रहेगा, उसको आपको पढ़ के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपको आंसर करने होंगे। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द करा दूंगा। उसके बाद हिंदी के हम लोग क्या करेंगे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो उसके बाद अंग्रेजी के जो बचे रहेंगे क्वेश्चन 15 उन्हें कंप्लीट कराया जाएगा, और फिर 35 गणित के और 35 सामाजिक विज्ञान के। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जितने लोग फॉर्म भरे हैं उसे ज़रूर देखें, यानी कि आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं और हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, यानी मेरी तैयारी कैसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।